हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी भारतीय शिक्षा का इतिहास का कोठारी आयोग वाला क्वेश्चन कराने के लिए, तो वीडियो आ चुकी है। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी क्योंकि जो कोठारी आयोग है उसने काफ़ी चीज़ों पे अपनी जो है सुझाव प्रस्तुत किए थे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न जो है किस तरह पूछ सकता है, तो आपका जो है प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय के MGKVP के 2018 के भारतीय शिक्षा का इतिहास पेपर में पूछा है। ये जो प्रश्न है वो देखिए आपके समसामयिक भारतीय शिक्षा जो है उस पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए पूछने के और भी तरीके हैं। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग 1964 से 66 द्वारा प्रस्तुत की गई संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय के MGKVP के 2019 के पेपर में पूछा है। इसी क्वेश्चन को देखिए और किन तरीकों से पूछ सकता है कि उच्च शिक्षा गुणवत्ता बनाने के लिए कोठारी आयोग की निम्न संस्तुतियों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे उच्च शिक्षा से रिलेटेड जो भी उन्होंने चीज़ें बताई थी, जो भी अपने सुझाव रखे थे, उसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने कोठारी आयोग से रिलेटेड जिन जिन टॉपिक पर उन्होंने अपने सुझाव दिए थे वो सारा मैंने रखा है। तो आप अपने जो उत्तर सीमा है यानी शब्द सीमा उत्तर की है उसके अकॉर्डिंग ही जो है जवाब दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान में रखते हुए। प्रश्न देखिए इस तरह भी पूछ सकता है कि निम्न बिंदुओं पर कोठारी आयोग की संस्तुतियों का वर्णन कीजिए, जैसे अध्यापक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, तो यानी इन 4 पॉइंट पे आपको रखना है। वैसे तो उन्होंने हर एक पहलू को टच किया है कि हर एक चीज़ों पे जो है शिक्षा से रिलेटेड चीज़ों पे वो मतलब अपने सुझाव वो दे सकें, लेकिन आपको इसमें से केवल 4 पे यहाँ पे पूछा है, तो आप इन्हीं 4 के ऊपर बताएंगे। इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों की विवेचना कीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पूछे, कोठारी आयोग पूछे, आपको समझ जाना है कि कोठारी आयोग के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे भारतीय शिक्षा आयोग यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964 से लेकर 66 तक। तो थोड़ा सा डिटेल हम पहले कोठारी आयोग के बारे में बता देंगे कि कोठारी आयोग जो है कब बना, ठीक है, किसके द्वारा इस मतलब कौन इसका अध्यक्ष था। तो यहाँ पे लिखेंगे भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। प्रोफेसर कोठारी के नाम पर इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिनमें से 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। यानी कोठारी आयोग जो है वो DS कोठारी की अध्यक्षता में जो था मतलब वही उस टाइम के अध्यक्ष थे। और 14 जुलाई 1964 को ही जो है ये मतलब भारतीय शिक्षा आयोग यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो है गठन किया गया था। कोठारी जी के नाम पे ही इस आयोग को हम कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग भी कहते हैं। और टोटल अगर हम बात करें कि इस आयोग में कितने सदस्य थे, तो टोटल 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 जो है वो विदेशी थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सुझावों की, क्योंकि बहुत ये वीडियो काफ़ी लेंदी होगी, क्योंकि कोठारी आयोग ऐसा आयोग है जिसने शिक्षा के हर एक पहलू पे जो है अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। तो आप जो है जो मेजर है इंपॉर्टेंट, जैसे उच्च शिक्षा के बारे में अलग से पूछता है, अध्यापक शिक्षा के बारे में अलग से पूछता है, तो जो जो अलग से आपसे जैसे पूछता है वो आप पहले से तैयार कर लीजिए। फिर बाकी अगर पूछता है कि केवल कोठारी आयोग के सुझाव बताइए, तो आपके कुछ तो मेजर जो पॉइंट है उसके बारे में आप पढ़ ही लोगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो और होंगे आप उसके बारे में भी लिख के, क्योंकि आप पूरा तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि कोठारी आयोग बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो उस हिसाब से मैंने तो कोशिश की है कि हर एक पॉइंट रखूं। आपको जो याद आता है एग्जाम में, आप उस पॉइंट के जो सुझाव होंगे उसको आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो भारतीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग की सिफारिशें या सुझाव या संस्तुतियाँ, ये हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि आयोग ने संपूर्ण भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया और उसके पुनर्गठन के संबंध में अपने सुझाव दिए, जो इस प्रकार हैं। तो पहला हमारा है शिक्षा के प्रशासन, वित्त व नियोजन संबंधी सुझाव। तो शिक्षा के प्रशासन और वित्त और नियोजन
इसके संबंध में कोठारी आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए थे? तो देखिए यहाँ पे प्रशासन संबंधी सुझाव क्या थे, वित्त संबंधी सुझाव क्या थे, नियोजन संबंधी सुझाव क्या थे। मैंने तीनों को अलग अलग पॉइंट पे करके लिखा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके। आप चाहें अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप हर एक में से एक एक पॉइंट भी उठा के, आप प्रशासन में से एक पॉइंट उठाइए, एक पॉइंट वित्त में से उठाइए, एक पॉइंट नियोजन में से उठाइए, वो तीनों ही लिख दीजिए। तो अलग लिखने का पर्पज़ इसलिए था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रशासन से जैसे मैंने 3 पॉइंट लिख दिए तो कोई 1 या 2 तो आपको याद हो ही जाएगा। तो पहला हमारा है शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव। तो इसके अंतर्गत पहला, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा का भार सौंपा जाए। यानी प्रशासन संबंधी सुझाव के अंतर्गत यही था पहला कि जो है NCERT को जो है जो अखिल भारतीय स्तर पर जो भी विद्यालय शिक्षा का भार है वो सौंपा जाए। दूसरा है, शिक्षा मंत्रालयों में शिक्षा सलाहकार, शिक्षा सचिव पदों पर सरकारी, गैर सरकारी, भारतीय शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालयों में से योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाए। यानी योग्य व्यक्तियों की चयन की बात की गई थी दूसरे पॉइंट में। तीसरा है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अधिकारों में वृद्धि की जाए इत्यादि। ठीक है, देखिए जहाँ पे समझाने लायक होगा मैं वहाँ समझा दूंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी लेंदी है कि आप जो है देखते देखते भी बोर हो जाएंगे। आपको पढ़ के ही याद करना है तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा है शिक्षा के वित्त संबंधी सुझाव, यानी ए के सेकंड में वित्त संबंधी क्या सुझाव थे, तो इसमें भी मैंने 3 बताए हैं सुझाव। पहला है कि शिक्षा में सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा, केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान करे। तीसरा है, राज्य सरकारें भी अपने बजटों में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान करें इत्यादि। इत्यादि इसलिए लिख दिया क्योंकि और भी कई सारे सुझाव थे, लेकिन कितने सुझाव आप याद करेंगे। मैंने 3-4 मैक्सिमम कोशिश की है कि 3-4 ही रखूं। तो यहाँ पे ओवरऑल ये था कि जो है लोगों को सपोर्ट करने के लिए सहयोग, मतलब शिक्षा में सहयोग दे, इसके लिए लोगों को हम प्रोत्साहित करें, और चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सब शिक्षा के लिए कम से कम 6% का जो है वो प्रावधान रखे अपने बजट में से। तो ये वित्त संबंधी सुझाव हो गए। आगे बढ़ते हैं नियोजन संबंधी सुझाव पे। तो शिक्षा के नियोजन संबंधी सुझाव, तो इसमें भी 3 रखे हैं। पहला, शैक्षिक नियोजन राज्य तथा केंद्रीय स्तर पर अलग अलग किया जाए। दूसरा, शैक्षिक नियोजन में अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। तीसरा, शैक्षिक नियोजन वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर किया जाए। तो आप देखिए इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या है, ज़्यादा खर्च ना हो इसके लिए, मतलब अपव्यय जो अवरोधन है इसको रोकने के लिए प्रावधान हो कुछ, मतलब इस तरह से आप नियोजित कर सकते हैं। नियोजन राज्य और केंद्र जो है अलग अलग करें, यानी इस केंद्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर जो है नियोजन वो अलग अलग हो। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो भी शैक्षिक नियोजन है वो वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के आधार पे हो। ठीक, बी अब चलते हैं। हमारा ए आपने देख लिया, अब बी की बात करते हैं। बी है शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्य। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शिक्षा द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए आयोग ने पंचमुखी कार्यक्रम का विचार दिया, जो इस प्रकार है। यानी 5 कार्यक्रम के ऊपर उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए थे। पहला है शिक्षा व उत्पादन। तो आयोग ने शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया जाए। तीसरा, कार्य अनुभव को समस्त शिक्षा का अविभाज्य अंग बनाकर स्वीकार किया जाए इत्यादि। देखिए शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्य में जैसे इन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम दिए हैं, तो मैंने हर एक कार्य, जैसे पहला हमारा शिक्षा व उत्पादन हो गया, इसी तरह और भी 4 कार्यक्रम होंगे। तो अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप चाहें, क्योंकि शब्द सीमा आपको रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उद्देश्य व लक्ष्य में से 5 उत्पादन में से एक एक पॉइंट जो है सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपको अलग अलग जो है, जैसे शिक्षा जो 5 कार्यक्रम है वो अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा, आप चाहें तो सारे उद्देश्यों को एक में ही लिख सकते हैं। ठीक, तो आपने पहला देख लिया, चलिए दूसरे पे देख लेते हैं। दूसरा हमारा है सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए हैं। पहला, समस्त शिक्षण संस्थानों में नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा दी जाए। तीसरा, विद्यालयों का वातावरण इन मूल्यों से ओत-प्रोत रखा जाए इत्यादि। यानी जो है विद्यालय वातावरण जो है ये सारे जो भी नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, इन सब से घिरा हुआ हो, यानी बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाए ताकि जो है शिक्षा व्यवस्था जो है वो और अच्छी हो पाए। और शिक्षा संस्थानों में जो है इसकी शिक्षा अनिवार्य, मतलब हमें अच्छे से रोचक कहानी द्वारा सुनाई जाए ताकि बच्चों के ऊपर उसका अच्छे से असर हो पाए, वो अच्छे से उन चीज़ों को सीख पाएँ। तीसरा हमारा है सामाजिकता एवं राष्ट्रीय एकता।
तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक व एवं राष्ट्र सेवा को अनिवार्य बना दिया जाए। दूसरा, मातृभाषा को शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। तीसरा, पाठ्यक्रम में संविधान, लोकतंत्र, नागरिकता के सिद्धांतों को भी महत्व दिया जाए इत्यादि। क्योंकि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की बात की गई है, तो सारी जो चीज़ें हैं यही है कि राष्ट्र सेवा को, सामाजिक सेवा को अनिवार्य बनाए, मतलब सभी स्तर पर हम जो है अनिवार्य कर दें। जो है ये जो मातृभाषा जो होती है हमारी, मातृभाषा को ही शिक्षा के जो है शिक्षा का माध्यम बना दें हर स्तर पे। और जो है जो भी हमारे सिद्धांत होते हैं संविधान, क्योंकि राष्ट्र की बात की गई है, राष्ट्रीय एकता की बात की गई है, तो जो भी हमारे लोकतंत्र या संविधान के नियम है, नागरिकता के नियम है, उनको जो है वो महत्व दिया जाए पाठ्यक्रम में, ताकि बच्चे उन चीज़ों को सीख सकें, जान सकें। यहाँ पे चौथा है शिक्षा व लोकतंत्र। तो आयोग ने शिक्षा द्वारा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला हमारा है 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। दूसरा, बिना भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं। तीसरा, बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए इत्यादि। क्योंकि देखिए कार्यक्रम वगैरह होंगे तो लोग जुड़ेंगे, तो बच्चों के अंदर लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उसका हम विकास कर पाएंगे। और बिना भेदभाव के अगर हम शिक्षा देंगे तो उससे भी जो है लोकतंत्र अच्छा होता है, मजबूत होता है। और निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात तो जैसे हमारे यहाँ कही गई है कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दें, तो इससे क्या होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा से जुड़ सकेंगे, लोकतंत्र हमारा अच्छा हो पाएगा। तो ये हमारा हो गया लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या सुझाव दिए थे कोठारी आयोग ने। पांचवा जो कार्यक्रम है कि शिक्षा और आधुनिकीकरण। तो शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण के संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, आधुनिकीकरण को शिक्षा में महत्वपूर्ण साधन बनाया जाए। दूसरा, शिक्षा में विज्ञान पर आधारित तकनीकी का प्रयोग किया जाए। तीसरा, शिक्षा द्वारा छात्रों में स्वतंत्र विचार, निर्णय एवं स्वतंत्र अध्ययन की आदतों का विकास किया जाए इत्यादि, ताकि क्या हो, बच्चे जो हैं वो उस चीज़ों को समझें, आधुनिकीकरण को स्वीकार कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, समझाने बैठेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप देखिए हर में से 1 या 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत करिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बी था। बी के मैंने 5 जो कार्यक्रम थे वो मैंने बता दिए। आप चाहें तो हर कार्यक्रम को अलग अलग ना लिख के कंबाइंड रूप से जो भी सुझाव थे उसको भी लिख सकते हैं। ठीक, बात करते हैं सी। तो सी हमारा है शिक्षकों के वेतन, सेवा, नियुक्ति के संबंध में सुझाव। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए कि शिक्षकों का वेतन कैसा हो, नियुक्ति कैसे हो, सेवा क्या है। इसके संबंध में देखिए पहला सुझाव है भारत सरकार सभी स्तरों के शिक्षकों का वेतन निश्चित करे। दूसरा, सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के शिक्षकों का वेतन समान हो। तीसरा, शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते की व्यवस्था की जाए। चौथा, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर महिला शिक्षकों को प्रोत्साहन दिया जाए। पांचवा, शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु न्यूनतम सुविधा प्रदान की जाए। छठा, सभी सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षकों की सेवा शर्तें समान होनी चाहिए। सातवां, पदोन्नति का आधार वरीयता के स्थान पर योग्यता एवं कुशलता हो। आठवां, अपने पदों पर कार्य कुशलता का परिचय देने वालों को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जाए इत्यादि। तो यहाँ पे मैंने जो है वेतन, सेवा और नियुक्ति तीनों को मिला के पूरा जो है सुझाव जो था वो 8 यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। अब इसमें से वेतन से रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड, नियुक्ति से रिलेटेड जो भी है 1 पॉइंट वेतन का याद कर लीजिए, 1 पॉइंट सेवा का, 1 पॉइंट नियुक्ति का, या 2-2 पॉइंट याद कर लीजिए, तब भी आपका जो है वो अच्छे से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपको ईजी लगता है वो सुझाव आप याद करके इत्यादि वगैरह लिख दें, तो आपके पेपर में आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं डी। तो डी हमारा है अध्यापक शिक्षा संबंधी सुझाव। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे आयोग ने अध्यापक शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम अध्यापक शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया और तत्पश्चात इस शिक्षा के सुधार के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। तो देखिए अध्यापक शिक्षा संबंधी सुझाव को मैंने थोड़ा डिटेल में यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रश्न में कभी कभी आपसे अलग से पूछ देता है कि 3-4 पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए, तो उसमें अध्यापक शिक्षा देखिए पूछता है, थोड़ा कभी कभी ज़्यादा पूछता है। तो अध्यापक शिक्षा को मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है। तो अगर उस तरह नहीं पूछता है, केवल आपसे पूछता है कि कोठारी आयोग की संस्तुतियाँ बताइए, तो आप अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत जो भी सारे पॉइंट है उसमें से हर में से 1-1, 2-2 पॉइंट उठा के आप कंबाइन करके 4 पॉइंट, 3 पॉइंट जो भी आपको याद आए वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोठारी आयोग ने क्या किया, पहले जो है अध्यापक शिक्षा के क्या क्या दोष थे उनको बताया, फिर उसके बाद उसके संबंध में अपने सुझाव दिए थे। तो पहले हम दोष जानेंगे कि दोष क्या है। तो अध्यापक शिक्षा के दोष लिखेंगे फर्स्ट यहाँ पे।
तो इसमें मैंने 4 पॉइंट रखे हैं। पहला, प्रशिक्षण संस्थानों में योग्य अध्यापकों की कमी है। दूसरा, प्रशिक्षण संस्थानों का कार्य निम्न या साधारण कोटि का है। तीसरा, पाठ्यक्रम में सजीवता, नवीनता एवं वास्तविकता का अभाव है। चौथा, शिक्षण विधियों में नवीनता नहीं है, इत्यादि। तो ये सारी देखिए, अब इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, आप बहुत ईजी लैंग्वेज हो तो आप समझ गए होंगे। दूसरा यहाँ पे है अध्यापक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव। तो इसमें पहला है अध्यापक शिक्षा के विषय को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए। यानी जो भी अध्यापक शिक्षा के विषय हैं वो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी जब शामिल हो जाएंगे तो वो उससे क्या होगा कि जो भी अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत दोष आते हैं उसको दूर करने में हमें मदद मिलती है। दूसरा है अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए कुछ विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना की जाए। तीसरा है प्रशिक्षण संस्थानों में स्कूलों और उनके अध्यापकों की समस्याओं पर कार्य करने के लिए प्रसार सेवा विभाग की स्थापना की जाए। यानी अध्यापक शिक्षा के दोष को हम दूर कर सकते हैं इस तरह से कि जो है जहाँ पर जो तो शिक्षा विभाग बने। इसके अलावा जहाँ अध्यापक की समस्या दूर हो इसके मतलब इस चीज़ पे काम करने के लिए प्रसार सेवा विभाग की स्थापना करें। तो ये सब जो है वो काफ़ी मदद करते हैं। अब इसमें थर्ड हमारा है प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नति। यानी अध्यापक शिक्षा से के अंतर्गत हमारा जो थर्ड पॉइंट आएगा वो है प्रशिक्षण संस्थानों की उन्नति। तो इस यानी उन्नति के संदर्भ में आयोग ने क्या सुझाव दिए लिखेंगे। इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण योग्य छात्र छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाए। सिंपल सी बात है, क्योंकि योग्य छात्र छात्राएं ही जो है स्नातक परीक्षा में जो है उत्तीर्ण हो उन्हीं को ही हम आगे संस्था में भेजें तो वो ज़्यादा उत्तम होता है। दूसरा, प्रशिक्षण संस्थानों के आकार में एक निश्चित योजना के अनुसार पर्याप्त विस्तार किया जाए। तीसरा, प्रशिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं की स्थिति में सुधार किया जाए। यानी जो भी प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पे जो पुस्तकालय हैं वो अच्छे होने चाहिए, प्रयोगशालाएँ अच्छी होनी चाहिए, उसका आकार जो है उसका भी पर्याप्त एक अच्छा खासा विस्तार होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने पॉइंट मतलब अपने सुझाव के अंतर्गत रखी थी। तो यहाँ पे लिख देंगे इत्यादि। यानी इसके अलावा जो भी होंगी वो मतलब है ही, लेकिन हम यहाँ पे केवल 2 या 3 पॉइंट ही रखेंगे, ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो डी तक आपने देख लिया। ई हमारा है विद्यालयी शिक्षा संबंधी सुझाव। तो शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड आपने देख लिया। विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में लिखेंगे कि इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की जाए। प्रत्येक राज्य में राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा सेवा की स्थापना की जाए। तीसरा, विद्यालयों के प्रशासन तथा निरीक्षण का कार्य जिला विद्यालय बोर्ड तथा जिला शिक्षक अधिकारी के हाथ में हो, इत्यादि। यानी विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने यही कहा कि केंद्र में शिक्षा बोर्ड बने और जो भारतीय शिक्षा सेवा बनने जो है उसकी स्थापना हो, और राज्य में राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड बने और राज्य शिक्षा सेवा की स्थापना हो। इसके अलावा उन्होंने बताया कि विद्यालय का जो है प्रशासन और निरीक्षण का जो कार्य है उसके लिए जिला विद्यालय बोर्ड या जिला शिक्षा अधिकारी जो है उनके हाथ में हमें ये जो कार्य है उनके हाथों में जो है वो सौंपना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट उन्होंने विद्यालय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव दिए थे। अब बात करते हैं पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, पाठ्यचर्या का निर्माण सिद्धांतों के आधार पर किया जाए। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर पूरे देश में समान पाठ्यचर्या की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, माध्यमिक स्तर पर पूरे देश में आधारभूत पाठ्यक्रम होनी चाहिए, इत्यादि। तो आप इसको याद कर लीजिए, 1 या 2 पॉइंट जो भी आपको लगे। जी हमारा है शिक्षण विधियां संबंधी सुझाव। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, शिक्षण विधियां लचीली व गतिशील होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षण विधियां क्रिया प्रधान तथा रोचक होनी चाहिए। तीसरा, शिक्षकों को नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इत्यादि। एच हमारा है पाठ्य पुस्तकों से संबंधित सुझाव। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक योजना बनाई जाए। दूसरा, एनसीईआरटी ने जो सिद्धांत पाठ्य पुस्तकों के संबंध में बनाए हैं उसी के अनुसार पाठ्य पुस्तकें तैयार कराई जाए। तीसरा है, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए, इत्यादि। तो देखिए, पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में यही है कि जो चीज़ें पहले से निर्धारित हैं, जो सिद्धांत हैं उसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छी होंगी। एक बोर्ड भी बना दे ताकि वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करते रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि टफ है। तो चलिए, आपने एस तक देख लिया, आगे बढ़ते हैं।
आई हमारा है निर्देशन एवं परामर्श संबंधी सुझाव। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। प्राथमिक कक्षाओं से ही छात्रों को निर्देशन देने का कार्य किया जाए। दूसरा, विषयों का सही चुनाव करने के लिए छात्रों को सही परामर्श दिया जाए। तीसरा, छात्रों को उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर निर्देशन व परामर्श दिया जाए। चौथा, शिक्षकों को प्रशिक्षण अवधि में निर्देशन संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाए इत्यादि। यानी मिला जुला के यही है कि छात्रों को निर्देशन और परामर्श जहाँ पे जरूरत हो, जिस हिसाब की जरूरत हो, उस हिसाब से हमें निर्देशन और परामर्श देने चाहिए। जे हमारा है मूल्यांकन संबंधी सुझाव। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाए। दूसरा, लिखित परीक्षा को वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और व्यवहारिक बनाया जाए। तीसरा, बाह्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाएं इत्यादि। और इसके अलावा हमारा के है शिक्षा के प्रसार संबंधी सुझाव। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य स्तर पर शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाए। दूसरा, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए व्यक्तिगत संस्थाओं को अनुदान दिया जाए। तीसरा, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। चौथा, जल्द से जल्द आवश्यकतानुसार माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं। पांचवा, माध्यमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन को रोका जाए। छठा, माध्यमिक शिक्षा संबंधी सभी बालकों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराई जाए। यानी ओवरऑल यही है कि जहाँ पे जरूरत है शिक्षा केंद्र जो है उसको खोला जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो अनुदान दें। शारीरिक क्रिया को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और जहाँ पे जरूरत हो माध्यमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए और उसमें होने वाले अपव्यय व अवरोधन को जो है रोका जाना चाहिए माध्यमिक स्तर पर जो हो रहा है। और माध्यमिक शिक्षा जो है वो सबके लिए अवेलेबल जो हो सके, इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। नहीं, समान रूप से सबके लिए जो है माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट रखे गए थे इत्यादि, आप लिख दीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। एल हमारा है शैक्षिक अवसरों की समानता। तो इसमें लिखेंगे इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क की जाए। दूसरा, छात्रों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क दी जाए। तीसरा, कोई भी गरीब छात्र शिक्षा से वंचित न हो इसके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। चौथा, योग्य छात्रों को शिक्षण संबंधी सामग्री खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए इत्यादि। किस तरह से शैक्षिक अवसरों में समानता आएगी? तो यही है कि जो पुस्तकें हैं, शिक्षा व्यवस्था है वो निःशुल्क हो, कोई बच्चा जो है शिक्षा से वंचित ना रहे इसलिए उनको छात्रवृत्ति दे और उनके जो भी वो शिक्षण से रिलेटेड उनके सामान है उसके लिए भी हम जो है सरकार उनको आर्थिक सहायता दे। तो ये सारी चीज़ें करके हम शैक्षिक अवसरों की समानता जो है वो ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला है एम, स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। दूसरा, माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार की गति तीव्र कर दी जाए। तीसरा, बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। चौथा, पुरुषों व स्त्रियों की शिक्षा के मध्य आय अंतर को समाप्त किया जाए। पांचवा, स्त्री शिक्षा की समस्याओं को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। छठा, छात्राओं को विज्ञान व गणित का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए इत्यादि। ओवरऑल यही है कि उनको जो भी पहले तो उनकी शिक्षा व्यवस्था जो है अच्छी हो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। छात्रवृत्ति दे सकते हैं, जो है हम उसके जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। लड़कियों को भी विज्ञान गणित, क्योंकि उनको कहा जाता है कि आप जो है होम साइंस वगैरह ले लें, यानी लड़कियों को विज्ञान व गणित के प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं होता तो उनको जो है वो प्रोत्साहन किया जाए कि वो भी गणित व विज्ञान जैसे अध्ययन मतलब सब्जेक्ट को जो है लेके पढ़े। प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, हर जगह जो है उनकी शिक्षा अच्छी हो सके इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आयोग ने काफ़ी सारे सुझाव दिए थे, आप इसमें से 2-3 पॉइंट भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे एन है प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, केंद्र में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए, राज्य में राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। तीसरा, प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी की जाए। चौथा, प्रौढ़ शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की जाए इत्यादि। यानी प्रौढ़ की शिक्षा किस तरह हो इसके संबंध में भी देखिए आयोग ने जो सुझाव दिए काफ़ी ईजी है। तो इसमें क्या बताना, बजट की व्यवस्था हो, पाठ्यक्रम जो पत्राचार पाठ्यक्रम है उसकी व्यवस्था हो और बोर्ड का गठन कर सके केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर। तो ये सारी चीज़ें करके हम जो है प्रौढ़ शिक्षा जो है उसको अच्छा कर सकते हैं। तो आयोग ने ये सारे सुझाव दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। ओ हमारा है उच्च शिक्षा। तो
आयोग ने उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं का अध्ययन किया और उसके संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। तो देखिए, उच्च शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट आते हैं, तो मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा जो है वो आपसे अलग से भी पूछता है कि उच्च शिक्षा से के संबंध में आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए थे। तो जब अलग से पूछता है तो आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखनी होती है हेडिंग के साथ। लेकिन अगर केवल कंबाइंड पूछता है कि कोठारी आयोग का सुझाव दीजिए, तो आप उच्च शिक्षा के अंतर्गत जितने सारे पॉइंट हैं उसमें से हर में से एक एक पॉइंट भी उठाएंगे, तो आपका उच्च शिक्षा के अंतर्गत आप उसको सुझाव में लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने सब सारे क्वेश्चन को कंबाइन करके लिखा है, इसलिए मैंने उच्च शिक्षा के बारे में जो भी पॉइंट आते हैं उसको डिटेल करके लिखा हुआ है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है विद्यालय शिक्षा के लक्ष्य। तो विद्यालय शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला, नवीन ज्ञान की खोज करना, पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना इत्यादि। तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, तो विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो आयोग ने इस संबंध में निम्न सुझाव दिए। पहला, नए विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति के बाद ही स्थापित किए जाएँ। दूसरा, जिन स्थानों पर कोई विश्वविद्यालय न हो उन्हीं स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएँ। तीसरा, नए विश्वविद्यालयों का सबसे पहला कार्य शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना होगा इत्यादि। तो देखिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में आयोग ने ये सारी चीज़ें जो है वो बताई कि क्या क्या करना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे विश्वविद्यालय खोलें, उसके स्तर को जो है अच्छा करें, और नए विश्वविद्यालय को जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति के बाद ही जो है स्थापित करें। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। थर्ड है वरिष्ठ विद्यालय। तो आयोग ने इस संबंध में निम्न सुझाव दिए हैं। पहला, इन विद्यालयों का भार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वहन करे। दूसरा, इन विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। तीसरा, शिक्षकों की नियुक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाए। चौथा, कुछ विश्वविद्यालयों में परास्नातक शिक्षा तथा अनुसंधान कार्य पर विशेष बल दिया जाए इत्यादि। तो ये वरिष्ठ विश्वविद्यालय के संदर्भ में है, क्योंकि उच्च शिक्षा के अंतर्गत आपके विश्वविद्यालय आते हैं, तो विश्वविद्यालय में ही उच्च शिक्षा जो है आपको मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे उच्च जो है विश्वविद्यालय की बात की गई है, यानी स्नातक स्तर, परास्नातक स्तर, इन्हीं दोनों के बारे में ये सारे जो है उच्च शिक्षा वाला पॉइंट आप कवर करेंगे। तो चौथा इसी के अंतर्गत आता है पाठ्यक्रम। तो आयोग ने इस संबंध में निम्न सुझाव दिए। पहला, स्नातक स्तर का पाठ्यचर्या 3 वर्ष की हो तथा इस स्तर पर सामान्य और ऑनर्स दोनों प्रकार की पाठ्यचर्या की व्यवस्था हो। दूसरा, नए नए विषयों का समावेश किया जाए जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सके। ये भी सिंपल पॉइंट है। तीसरा, परास्नातक स्तर पर एक ही विषय का ही गहनता से अध्ययन कराया जाए इत्यादि, यानी पीजी पर यही होता है ना, किसी एक सब्जेक्ट का हम गहनता से अध्ययन करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो ये सुझाव कोठारी आयोग ने दिए थे। तो ये आपका हो गया चौथा पॉइंट आपके उच्च शिक्षा के अंतर्गत। पांचवा पॉइंट आपका है जो है शिक्षा का माध्यम। तो यानी उच्च शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का माध्यम कैसा हो, तो आयोग ने इस संबंध में निम्न सुझाव दिए। पहला, स्नातक स्तर पर ही शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं और परास्नातक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। दूसरा, संस्थाओं में कार्यरत प्राध्यापकों की दो भाषाओं का ज्ञान हो। तीसरा, भारतीय भाषाओं के विकास के लिए उच्च अध्ययन केंद्रों की व्यवस्था की जाए इत्यादि। तो ये 3 पॉइंट ही इनफ है, आप 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत है। यहाँ पे हमारा छठा है शिक्षण में सुधार। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए हैं। पहला, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को समाप्त कर समझने की प्रवृत्ति का विकास किया जाए। दूसरा, उत्तम प्रकार के पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाए। तीसरा, स्वास्थ्य विचार विमर्श तथा समस्या समाधान विधि को भी महत्व दिया जाए इत्यादि। यानी ये सारी चीज़ें करके हम जो शिक्षण है उसको उसमें जो है सुधार ला सकते हैं, शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो अच्छी हो सकती है। तो ये मैंने 3 पॉइंट रखे, 2 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका अगला है मूल्यांकन। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। देखिए, ये सारे जो है वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत ही हैं, ठीक, तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। पहला है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए कोई भी पारिश्रमिक शिक्षकों को न दिया जाए। दूसरा, बाह्य परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर आंतरिक परीक्षा तथा क्रमिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए। तीसरा, एक परीक्षक को पूरे वर्ष में 500 से ज़्यादा उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए न दी जाएं इत्यादि। तो ये सारा जो है वो उच्च शिक्षा की बात, मतलब उच्च शिक्षा के लिए सारे जो है सुझाव दिए गए हैं। तो उच्च शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण में कैसे सुधार किया जाए, मूल्यांकन कैसे किया जाए, इन सारे पहलू को ध्यान में रख के जो है कोठारी आयोग ने सुझाव दिए थे। तो ये आपका हो गया उच्च शिक्षा, क्योंकि इसके बारे में अलग से पूछता है, मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है। अगला हमारा पी है कृषि शिक्षा संबंधी सुझाव। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, प्रत्येक राज्य में कम से कम विद्यालय स्थापित किए जाएं। दूसरा, विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की उत्तम व्यवस्था की जाए।
तीसरा, छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। चौथा, कृषि विद्यालयों में प्रायोगिक कार्यों पर अधिक बल दिया जाए। तो कृषि से रिलेटेड है तो सिंपल सी बात है कि कृषि शिक्षा और अनुसंधान का जो है व्यवस्था अच्छा हो, बच्चे जो है इसके प्रति इंटरेस्ट लें, इसलिए बच्चों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी हो, प्रायोगिक कार्य जो है उस पर भी ज़्यादा जोर दिया जाए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये कोठारी आयोग ने सुझाव में बताए थे अपने। बात करते हैं क्यों व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। तो देखिए, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में अलग से भी पूछ सकता है आपसे, जैसे मैंने आप क्वेश्चन में आपने देखा होगा उसमें व्यावसायिक शिक्षा अलग से भी पूछा था। तो इसके अंतर्गत पहला है, उद्योगों की मांग के अनुसार तकनीकी संस्थाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। दूसरा, तकनीकी संस्थाओं में उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाए। तीसरा, विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को संपूर्ण होना चाहिए। चौथा, छात्रों को अंतिम वर्ष में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए इत्यादि। तो यही है कि तकनीकी संस्था जो है वो उद्योग के जो मांग है उसके अनुसार जो है वो बढ़े, उसका विस्तार हो। जो है उच्च अध्ययन केंद्र जो है तकनीकी जो संस्था है वहाँ पे उच्च अध्ययन केंद्रों जो है उसकी स्थापना की जाए, और शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो अच्छा हो, संपूर्ण हो, पूरा हो, और व्यवहारिक प्रशिक्षण के पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बच्चे जो है चीज़ें करके सीखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन कोठारी आयोग ने अपने सुझाव में बताए थे। तो इत्यादि लिख देंगे क्योंकि बहुत सारे और भी पॉइंट है, कितना आप लिखेंगे। अब हमारा आता है आर, विज्ञान की शिक्षा के संबंध में सुझाव। तो इस संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, विज्ञान एवं गणित के पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाना चाहिए। दूसरा, शिक्षा की व्यवस्था के लिए योग्य अध्यापकों की व्यवस्था की जाए। तीसरा, प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में विज्ञान की सुसज्जित प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाए। चौथा, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा को देश के आर्थिक एवं औद्योगिकी विकास से संबंधित किया जाना चाहिए इत्यादि। यानी गणित विज्ञान के बारे में बताया गया है कि जो है जहाँ पे जरूरत हो पाठ्यक्रम में संशोधन हो, योग्य शिक्षक हो, और प्रयोगशाला वगैरह जो है वो अच्छे हों विद्यालयों और महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में। और जो है विज्ञान एवं तकनीकी जो शिक्षा है वो देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास से जो है वो संबंधित होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट जो है कोठारी आयोग ने अपने सुझाव में रखे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा एस है, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार। तो इसके संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, माध्यमिक विद्यालयों से विद्यार्थियों की संख्या को शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता स्थापित की जानी चाहिए। तीसरा, प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। चौथा, माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए केवल योग्य छात्रों का ही चयन किया जाना चाहिए। पाँचवां, निम्न एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर छात्रों को पूर्णकालीन एवं अल्पकालीन व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। छठा, बालिकाओं, जनजातियों एवं अछूत जातियों में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए इत्यादि। यानी माध्यमिक शिक्षा का विस्तार हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ बताए। तो ये देखिए अलग से भी आपसे पूछ सकता है, जैसे व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, तो ये सारी अलग से पूछा था, तो इसलिए मैंने अलग से भी सारे पॉइंट को जो है वो यहाँ पे कवर किया है। अगर कंबाइंड पूछता है तो आप जितना आपके पास हेडिंग है उस हेडिंग में से आप एक एक दो पॉइंट जो है वो दो तीन पॉइंट जो है याद, मतलब जैसा आपको याद है उस अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, आपका कोठारी आयोग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा था वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, फिर भी और भी लेंदी हो जाती है अगर मैं बहुत ज़्यादा इस डिटेल में जाऊंगी। तो आई थिंक इतना इनफ है, आप पढ़ के भी खुद चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।